हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह इस सीरीज का 7वां पार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले के हमने 6 पार्ट में लगभग 300 प्रश्नों को हमने हल किया था और हम इस पूरी सीरीज को क्रम से धारा 1 से लेकर के आगे बढ़ते हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, धाराएँ हैं, केस लॉ हैं, इन सबको कंप्लीटली कवर करते हुए इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले के अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। और दोस्तों, ये आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अब हम आपको लाइव जो है हेल्प कर पाएँगे। आप हमसे इस नंबर पर 945474 इस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे लाइव क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप हमसे प्री के लिए पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप हमसे मेंस के लिए जुड़ें ताकि हम इसमें आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ और आपको जो परीक्षा है उसको किस प्रकार से क्वालीफाई करना है, कैसे उसको क्रैक करना है, प्री मेंस इंटरव्यू, इन तीनों स्तर पर हम आपकी मदद कर पाएँगे। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है या जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी राय ज़रूर बताएँ। तो इसके पहले के दोस्तों हमने देखा था 6 पार्ट और यह 7वां पार्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और यहाँ हम देखते हैं कि आगे जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार के हैं और कैसे इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। तो सबूत का भार यहाँ पर किस व्यक्ति पर होता है? तो यहाँ पर इसके लिए हम धारा 101 को देखेंगे, 101 एविडेंस एक्ट की। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य का दावा करता है या वह प्रख्यात करता है या प्रत्याख्यात, अर्थात उसका नकारात्मक दावा करता है या सकारात्मक दावा करता है। तो अगर वह किसी प्रकार के जो है तथ्यों का दावा करता है तो ऐसी स्थिति में सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। तो धारा 101 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। अब हम धारा 101 को देखेंगे, इसके बाद हम 102 को देखेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो है और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार यह कैसा होता है? परिवर्तित होता रहता है या कभी नहीं बदलता? तो 101 और 102 इन दोनों की ही कंडीशन में आपको जानना है कि धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार जो है यह कभी परिवर्तित नहीं होता है। यह दूसरा विकल्प सही होगा। और विचारण के दौरान परिवर्तित होता रहता है, ये जो है 102 के अंतर्गत सबूत का भार बदलता रहता है। लेकिन 101 के अंतर्गत अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर यह परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि 101 का जो प्रावधान हम देखेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में उसको यह साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को साबित करना चाहता है तो उसको इस बात को साबित करना होगा कि उस जो तथ्य है जिसको वो साबित करना चाह रहा है वह अस्तित्व में है। तो इसलिए जो है यह कभी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा उसी व्यक्ति पर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबूत का भार उन्मोचित हो गया है या नहीं? तो यह किस प्रकार का जो है प्रश्न है? अर्थात किसी व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है या किसी अन्य व्यक्ति पर चला गया है, तो यह जो है हमेशा एक तथ्य का प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, अर्थात 102 के अंतर्गत जो सबूत का भार है यह क्या है? बदलता है या नहीं बदलता? तो हमने देखा कि 101 के अंतर्गत अगर पूछा जाता है तो वह कभी नहीं बदलता है 101 के अंतर्गत, लेकिन 102 के अंतर्गत पूछा है तो यह लगातार बदलता रहता है। तो तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए? तो यह प्रावधान जो है 102 के अंतर्गत दिया गया है। अब 102 के अंतर्गत आप उसका प्रावधान पढ़ेंगे तो यही दिया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य पेश न किया गया। का जो है दृष्टांत एक बेहतरीन उदाहरण है दृष्टांत का। इसमें यह है कि ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो कि ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क कहता है कि वह ख के पिता ग को विल या वसीयत द्वारा क के लिए दी गई थी।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है क वाद लाता है और वाद पर ला करके उस भूमि पर अपना हक जताता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो धारा 102 को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो असफल हो जाएगा। अर्थात अगर जो क है वह दावा करता है कि जो भूमि ख के कब्जे में है वह हमको दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क को अपना कब्जा साबित करना होगा। अन्यथा अगर कोई साक्ष्य नहीं देता है तो यथास्थिति बरकरार रहेगी और वह जो भूमि है वह ख के कब्जे में बनी रहेगी। तो इसलिए जो है यह धारा 102 का जो प्रावधान है यहाँ लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख पर क उस भूमि के लिए वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क जोर देकर कहता है कि वह ख के पिता ग की विल या वसीयत के द्वारा क को दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में सबूत का भार किस पर होगा, तो क पर होगा। यह 102 से संबंधित है, हमने देखा। तो सबूत का भार क पर इसलिए होगा क्योंकि क जो है वह दावा कर रहा है कि वह जो भूमि है जो ख के कब्जे में है वह उसको दी गई थी वसीयत के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पर सबूत पेश करना होगा क को और यह साबित करना होगा कि हाँ उसके पक्ष में वसीयत की गई थी। और अगर दोनों में से कोई भी अगर साक्ष्य नहीं पेश करता है तो ऐसी स्थिति में जो भूमि है वह ख के कब्जे में बनी रहेगी। यहाँ से मेंस का भी जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पर एक बंध पत्र के आधार पर शोध्य धन के लिए क वाद ले आता है और उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृति है, किंतु यह कहता है कि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया था, जिस बात से क इनकार करता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सबूत का भार यह पर होगा और उसको यह साबित करना होगा कि वह जो स्वीकृति है वह कपट के द्वारा प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा और यह जो प्रश्न है धारा 102 का दृष्टांत जो ख है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करें, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। तो यह जो है धारा 103 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। धारा 103 इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे एक प्रश्न जो है इसका खास करके जो दृष्टांत है वह मेंस में अक्सर पूछा जाता है और इसीलिए यह दृष्टांत जो है उसी पर यह जो प्रश्न है यह भी आधारित है। तो आपको 103 का जो प्रोविजन है उसको समझना होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई विशेष तथ्य के सबूत का भार जो है उस व्यक्ति पर होता है जो कि न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व पर विश्वास किया जाए, अर्थात अगर हम चाहते हैं कि किसी विशेष बात पर विश्वास किया जाए तो हमको उस विशेष तथ्य का तो जो है साबित करना होगा, उसको साबित करने का भार हमारे ऊपर होगा, जब तक कि विधि के द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। अर्थात जब तक कि विधि के अंतर्गत यह प्रावधान न किया गया हो कि सबूत का भार किसी अन्य व्यक्ति पर है, तब तक जो है वह जो दावा करने वाला व्यक्ति है सबूत का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की है। तो यहाँ पर एक विशिष्ट तथ्य सामने आती है, विशिष्ट तथ्य सामने आती है क्योंकि क जो है वह ख के ऊपर मुकदमा करता है कि उसने चोरी किया है और यह विशेष बात एक बताता है कि ख ने ग से यह बात स्वीकार किया था कि उसने चोरी किया है। तो ऐसी दशा में यह साबित करने का भार किस पे होगा कि उसने ग के समक्ष ख ने स्वीकार किया है अपना जो चोरी करने अपराध। तो क को यह साबित करना होगा कि उसने उसकी स्वीकृति जो है ग से की थी। नेक्स्ट है, ख के द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। तो यह किस धारा के अंतर्गत साबित करनी होगी, तो यह धारा 104 के अंतर्गत साबित करनी होगी। क्यों, इसको समझने के लिए हम इसको देखेंगे। यहाँ पर ख के द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि क यह चाहता है कि ख का मृत्युकालिक कथन साबित किया जाए। तो सबसे पहले क को उसकी मृत्यु साबित करनी होगी। जब वह मृत्यु उसकी साबित हो जाएगी तभी यह माना जाएगा कि उसका ख का जो कथन है वह उसका मृत्युकालिक कथन है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी धारा 104 के अंतर्गत। और यह जो प्रश्न है धारा 104 का जो दृष्टांत क है इसी पर आधारित है। तो धारा 104 के प्रावधान क्या है, तय है कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार
उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। तो यहाँ पर वह मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य देना चाहता है, इसलिए मृत्युकालिक कथन तभी ग्राह्य होगा जबकि मृत्यु जो है साबित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को निर्दिष्ट करने के लिए। तो इसमें पहला है कि क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है। तो क को उस अपराध को साबित करना होगा। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 103 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रश्न है वह भी धारा 103 के दृष्टांत से संबंधित है। दूसरा कथन है कि ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की है। तो क को ऐसी जो स्वीकृति है उसको साबित करना होगा। तो यह जो प्रश्न है कथन है यह भी सही है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। इसके अंतर्गत यह दिया गया है कि ख के द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। यह भी सही है धारा 104 के अनुसार। चौथा है कि हत्या का अभियुक्त कहता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। तो सबूत का भार कि क चित्त विकृत नहीं था अभियोजन पर है। तो यह जो कथन है वह गलत होगा क्योंकि धारा 105 यह प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है या दावा करता है कि उसका जो मामला है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपवाद बताए गए हैं उनके अंतर्गत आता है, तो ऐसी स्थिति में उसको साबित करने का भार जो है वह अभियोजन पर नहीं होगा बल्कि अभियुक्त पर होगा। तो यहाँ पर यह भार क के ऊपर होगा न कि अभियोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह साबित करने का भार किस पर होता है कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो 105 को हमने देखा तो यह साबित करने का भार हमेशा अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 यह किस प्रकार के मामलों में लागू होती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि धारा 105 जिसके अंतर्गत यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत, तो अपवाद से तात्पर्य यहाँ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो सामान्य अपवाद बताए गए हैं उसके अंतर्गत आता है। जहाँ पर कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसके अंतर्गत अगर कोई आता है तो वह दांडिक विचारण में ही जो है वहाँ पर अपवादों का जो लाभ है वह लिया जा सकता है या धारा 105 के जो प्रावधान है वह लागू होंगे। दीवानी मामलों में यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हत्या का अभियुक्त विचारण में यह कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया था और इस कारण उसने अ को लाठी से एक चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर वह यह कहना चाह रहा है कि हमने अब जो है पूरे अपने दुराशय के अधीन किसी व्यक्ति को लाठी से मार करके उसकी मृत्यु नहीं कारित की, बल्कि हम इतने ज़्यादा प्रकोपन से या गुस्सा से इतना क्रोधित हो गए थे कि आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए और गलतीवश हमने उस क्रोधवश लाठी से उसको चोट पहुंचाई और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का जो भार होगा वो हमेशा किसके ऊपर होगा, तो वह हमेशा न्यायालय के ऊपर नहीं होगा बल्कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर होगा और यहाँ पर धारा 105 के जो प्रावधान है वह लागू होंगे। नेक्स्ट है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार यह धारा 106 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण धारा है। एक लाइन 1.5 लाइन के अंतर्गत दी गई है, लेकिन यहाँ से जो इसका दृष्टांत ख है खास करके वह मेंस के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है। आप अगर अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे और प्री में भी यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम बार पूछे ही जाते हैं। तो 106 जो है इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत हैं। जब आप हमसे मेंस के लिए जुड़ेंगे तो हम इन सबको पे विस्तृत जो है चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं और क्यों हैं, और इसमें अंतर्गत कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। हम आगे के प्रश्नों में उसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत जो है वह संबंधित है या समाहित है। तो धारा 106 के अंतर्गत रेस इप्सा ल्योक्यूटर का सिद्धांत जो है समाहित है। तो यह जो है कई बार पूछा गया है इस सिद्धांत का कि इस सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत निहित है। तो धारा 106 के अंतर्गत। अब देखते हैं कि धारा 106 के अंतर्गत एक सिद्धांत ये हो गया रेस इप्सा ल्योक्यूटर का और दूसरा है स्वयं प्रमाण का सिद्धांत, यह भी इसी के अंतर्गत निहित है। अब रेस इप्सा ल्योक्यूटर का जो सिद्धांत है इसका अर्थ क्या होता है। इसको जो है एक केस है स्कॉट बनाम लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी का। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश इरले। इन्होंने जो है इसको स्पष्ट किया, अर्थात इस सिद्धांत का अर्थ क्या है इस बात को बताने का प्रयास किया है।
तो यहाँ पर इन्होंने यह अर्थ बताया कि जहाँ कोई चीज़ प्रतिवादी या उसके सेवकों के प्रबंध में होती है, अर्थात उनके कब्जे में होती है, उनके मैनेजमेंट में होती है, तथा दुर्घटना तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि जो प्रबंध करने वाले व्यक्ति हैं वह उचित सावधानी बरतते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु है वह किसी व्यक्ति के मैनेजमेंट में है और जब तक वह मैनेजमेंट जो है ठीक से चलाते हैं या उचित सावधानी बरतते हैं, तब तक कोई दुर्घटना नहीं घटित हो सकती है। तो और बाद में जो है प्रतिवादियों के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में इससे एक युक्तियुक्त साक्ष्य मिलता है कि दुर्घटना प्रतिवादियों की ओर से घोर असावधानी की या ओर से सावधानी की कमी के कारण हुई है। तो इसका अर्थ यह बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी व्यक्ति के प्रबंध में है और यह माना जाता है कि अगर उन्होंने उसके प्रति घोर असावधानी नहीं करी, तब तक वो जो है दुर्घटना वहाँ पर नहीं हो सकती है। लेकिन दुर्घटना हो गई है और अगर युक्तियुक्त वहाँ पर साक्ष्य नहीं दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि न्यायालय यह मान लेगा कि जो प्रतिवादी हैं, उन्होंने उसके प्रति सावधानी नहीं बरता, अर्थात उनके प्रति लापरवाही बरता है। नेक्स्ट है, अ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट के किया है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा। यह जो प्रश्न है मेंस का बहुत ही एक तरह से बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और यहाँ से आपको प्री में भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस धारा पर आधारित है। आपको धारा पूछ लेगा, धारा 106 के अंतर्गत आता है और उसके पास टिकट था, तो यह किस पर होगा? तो यह स्वयं जो है कहता है कि उसके पास टिकट था, तो उस पर इस बात को साबित करने का भार होगा। धारा 106 के अंतर्गत बताया गया है कि जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। तो उसके पास रेल टिकट था या नहीं था, यह केवल और केवल वही बता सकता है क्योंकि यह विशेषतः ज्ञात है, स्पेशल कोई क्वेश्चन है। तो इसके अलावा टिकट जो कलेक्टर है वह नहीं बता सकता या कोई अन्य व्यक्ति इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उसके पास टिकट था या नहीं था। चूँकि वह दावा कर रहा है कि हमारे पास टिकट था, तो इस बात को उसको साबित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट बनाम लंदन एंड सेंट कैथरीन डॉक्स कंपनी का जो मामला है, यह साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो अभी हमने देखा कि रेस इप्सा लॉक्यूटर का जो सिद्धांत है, इसी केस में उसको स्पष्ट किया गया था और यह जो केस है धारा 106 से संबंधित है। तो यह जो केस है और वह जो सिद्धांत है, यह दोनों ही 106 पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है। तो आपको यह सब प्रश्न है उनको ध्यान रखना होगा कि कौन सुमेलित हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहला है सबूत का भार। तो सबूत का भार जो है इसको 101 के अंतर्गत बताया गया है, यह सुमेलित है। दूसरा है सबूत का भार किसके ऊपर है, 102 में बताया गया है, यह भी सुमेलित है। विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार 103 के अंतर्गत बताया गया है और ज्ञान में होने वाले तथ्य को साबित करने का भार यह किसके ऊपर होगा। तो यह जो है धारा 107 के अंतर्गत नहीं होगा बल्कि 106 के अंतर्गत होगा। तो विशेषतः ज्ञान या विशेषतः ज्ञात होने वाले जो तथ्य हैं वो 106 के अंतर्गत होता है, जबकि धारा 107 के अंतर्गत उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसको 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो अर्थात अगर कोई व्यक्ति लगातार 30 साल से जीवित है तो यह अवधारणा की जाएगी कि वह आज भी जीवित है और कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको जो है यहाँ पर उसको साबित करना होगा कि उसकी मृत्यु। और इस धारा के अंतर्गत जो है उत्तरजीविता की अवधारणा की जाती है, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवित होने की अवधारणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जीवन की अवधारणा की जाती है या जीवन की अवधारणा से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये धारा 107 है, इसके अंतर्गत जीवन की अवधारणा होती है और 108 के अंतर्गत कौन सी मृत्यु की अवधारणा होती है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के बारे में लगातार 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया तो यह अवधारणा की जाएगी कि वह मर गया है और जो व्यक्ति यह कहता है कि वह जीवित है तो उसको उसका जीवित होना साबित करना होता है। तो इस पर एक केस है मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, यह इलाहाबाद का मामला था और यह जो है धारा 107 और 108 अर्थात जीवन की अवधारणा और मृत्यु की अवधारणा इनसे संबंधित है, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ नहीं सुना जो यदि वह जीवित होता तो जरूर सुनते, तो यह उपधारणा होगी कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में जो उपधारणा होगी वह किस प्रकार की उपधारणा होगी? तो यहाँ पर पहला है कि यह उपधारणा कि अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो यह जो है गलत है क्योंकि 7 वर्ष बाद जो है उसकी मृत्यु मान लिया जाएगा, यह सही नहीं है।
दूसरा है कि यह उपधारणा की 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो यह भी गलत है। जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य साबित करना होगा। तो यही पर जो है, यही जो कथन है वह सही होगा कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लापता है, उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, तो यह माना जाएगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी मृत्यु एक विशेष समय घटित हुई है या वह अभी भी जीवित है, तो उसको इस बात को साबित करना होगा कि उसकी जो मृत्यु है वह किस स्पेशल टाइम में हुई है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के जीवित होने की अवधारणा की जाएगी यदि वह जीवित है। तो अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष से जीवित है तो उसको आज भी माना जाएगा कि वह जीवित है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मर गया है, तो वहां पर उसको उसकी मृत्यु साबित करने का भार उसी पर होगा। इसके बारे में प्रावधान 107 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया। तो 7 वर्ष से लगातार नहीं सुना गया तो मान लिया जाएगा कि वह मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति आपस में भागीदार हैं, भूस्वामी और अभिधारी हैं, मालिक या अभिकर्ता हैं, और यह दर्शित किया गया कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि वे इन संबंधों में जो परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से जो है प्रविरत हो चुके हैं, या अब इस समय वो जो है आपस में संबंध नहीं रखते हैं, तो उस व्यक्ति को इसे साबित करना होगा। किसे साबित करना होगा? तो जो इस बात को प्रतिज्ञात करता है, अर्थात जो व्यक्ति इस बात का दावा करता है कि वह पहले भागीदार के रूप में थे, मालिक या अभिधारी के रूप में थे, मालिक या अभिकर्ता के रूप में थे, लेकिन आज के डेट में वह इस संबंधों को नहीं है, अर्थात वह मालिक और अभिकर्ता नहीं है बल्कि वह अलग हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति यह दावा करता है उसको साबित करना होगा। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 109 के अंतर्गत दिया गया है। अब 109 से देखिए अमूमन प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी पूछ दिया गया, तो आपको सेक्शन और ये जो प्रोविजन, यह दोनों ही बातों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, यह सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और यह धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां की उन पक्षकारों के बीच समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार किस पक्षकार के ऊपर होता है? तो यह जो प्रश्न है वह धारा 111 पर आधारित है। 111 के अंतर्गत जो प्रावधान क्या है कि उन समव्यवहार में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का जो संबंध है वह सक्रिय विश्वास का है, तो यहाँ पर किस पर होगा? तो यह साबित करने का भार उस पक्षकार पर होगा जो कि सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है। तो यह जिसका पहला जो विकल्प है यही सही है। उदाहरण अगर आपको देखना है तो धारा 111 का जो पहला दृष्टांत है उसको देखेंगे कि कक्षीकार द्वारा अटारनी के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। तो समव्यवहार का सद्भाव साबित करने का जो भार है वह अटारनी पर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अटारनी जो है वह सक्रिय विश्वास की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों पर लागू होती है? तो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों पर लागू होने वाली जो धारा है वह धारा 111 क है। और एक बात इसके बारे में और जानना है कि 111 क को कब जोड़ा गया? तो इसको 1984 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है आप इसको भी जान लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में उपद्रव हुआ है, दंगा बलवा, इस तरह की कोई लोक व्यवस्था भंग करने वाला कोई अपराध हुआ है और किसी व्यक्ति के ऊपर अभियुक्त है और उसके ऊपर यह आरोप है कि उसने जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं जो कि उस बलवा को दबा रहे हैं और शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर उस अभियुक्त ने हमला किया है या उनके ऊपर शस्त्र का या विस्फोटक के माध्यम से उनके ऊपर प्रयोग किया गया है, तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि वह जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने वह अपराध किया है। अब उसको साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा, लेकिन न्यायालय क्या करेगा कि यहाँ उपधारणा करेगा। तो आपको सेल्फ प्रिज्यूम को देखना होगा, उपधारणा करेगा कि ऐसा जो अभियुक्त है उसने अपराध किया है। तो खास करके यह आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लागू है और यह धारा 1984 के अंतर्गत जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 क को कब अंतःस्थापित किया गया है? तो 1984 अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जबकि जो विवाद का संबंध है वह किससे है? तो आपको 112 को ध्यान रखना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए इसके बारे में जो प्रावधान है। यह जो है आपको मेंस में भी पूछा जाता है। तो 112 के अंतर्गत विवाहित स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की जो पितृकता है अर्थात उसका जो धर्मजता है या पैतृकता का निर्धारण होता है वह 112 के तहत किया जाता है। मातृत्व का निर्धारण नहीं बल्कि पितृत्व का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है? तो यह जो प्रावधान है वह धारा 112 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसको आप देख लेंगे एक बार में। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि यह तथ्य कि जब किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच में वैध विवाह को कायम रहते हुए या विवाह का विघटन अर्थात तलाक होने के बाद माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर अगर उसका जन्म होता है तो वह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह जो बच्चा है वह उस पुरुष का धर्मज या वैध संतान है। इसी के अंतर्गत एक थोड़ा सा अपवाद भी दे दिया गया है कि जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जाए कि जो विवाह के पक्षकार हैं उनकी पारस्परिक पहुंच उसके गर्भधारण के समय नहीं थी। तो यह जो है आपको इसको अलग पढ़ना होगा और ऊपर की जो पंक्ति है उसको अलग पढ़ना होगा, क्योंकि जो निश्चायक सबूत होता है, निश्चायक सबूत में किसी प्रकार का साक्ष्य जो है उसको नहीं दिया जा सकता उसका खंडन करने के लिए जो अवधारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक अन्यथा साबित न हो उसकी माता और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए जन्मे किसी बालक के धर्मजत की जो उपधारणा है वह किस प्रकार की उपधारणा है? देखिए, विधि की जो खंडनीय उपधारणा है इसका खंडन किया जा सकता है। इसको उपधारणा करेगा शब्द से इसका संकेत किया जाता है। तथ्य की उपधारणा तो कर सकेगा, इस नाम से इसका जो है उल्लेख किया गया है। विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा तो यह भी नहीं है। विधि की अखंडनीय उपधारणा, इसे ही निश्चायक सबूत कहा जाता है। तो 112 के अंतर्गत जो उपधारणा होती है वह विधि की अखंडनीय उपधारणा अर्थात निश्चायक सबूत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने की संभावना का जो प्रावधान है यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अगर कोई विवाहिता स्त्री है उसको आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा की जाती है। कब की जाती है? जबकि उसने विवाह से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लिया है और उसके पति या उसके पतिदार ने उसके पति के नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा? उपधारणा कर सकेगा। आपको इसको शब्द को याद रखना होगा। उपधारणा जो है वह करेगा नहीं बल्कि उपधारणा कर सकेगा कि उस महिला को जो है आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के नातेदारों ने दुष्प्रेरित किया था, अबेटमेंट दिया था। तो ये ऐसा जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है? तो धारा 113 ए के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 क को कब जोड़ा गया? तो धारा 113 के बाद दो धाराएं जोड़ी गई हैं, धारा 113 क और 113 ख। तो 113 क पूछा गया है तो यह जोड़ी गई है 1983 में, लेकिन अगर 113 ख पूछा जाता है तो इसको जोड़ी गई है 1986 में। तो इसके अंतर्गत क्या है? क के अंतर्गत कि किसी विवाहिता स्त्री के आत्महत्या करने के लिए उसको दुष्प्रेरित किया जाता है और 113 ख के अंतर्गत दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के बारे में प्रावधान जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 एक किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का यह किस प्रकार का सबूत है? तो यह निश्चायक सबूत है या न्यायालय उपधारणा कर सकता है? तो अभी हमने देखा कि धारा 113 ए के अंतर्गत न्यायालय जो है उपधारणा कर सकेगा कि जो महिला है जिसने आत्महत्या कर लिया है और उस आत्महत्या के पहले उसके पति या पति के नातेदारों के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी, तो वहां पर न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि उसको जो है दुष्प्रेरित किया गया था उसके पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा। तो उपधारणा जो है वह कर सकेगा शब्द को आपको ध्यान रखना होगा 113 ए के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, यह 2001 का मामला है। यह किससे संबंधित है? तो यह जो केस है यह किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से संबंधित है। तो यह जो है धारा 113 ए पर आधारित केस है। नेक्स्ट है,
दहेज मृत्यु के विषय में उपधारणा यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जा सकेगा? तो दहेज मृत्यु, इसके लिए जो है आपको 113 ख को देखना होगा इसके अंतर्गत। और यहीं पर आईपीसी को आप एक देख लेंगे तो 304 बी या 304 ख जो है आईपीसी का, इसके अंतर्गत जो है दहेज मृत्यु होता क्या है, इसकी जो है इसको स्पष्ट किया गया है और कब कहा जाएगा कि कोई जो मृत्यु है वह है दहेज मृत्यु है। तो आप आईपीसी की धारा 304 ख को जब देखेंगे तो उसके अंतर्गत यह स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है? अर्थात 113 बी के अंतर्गत जो दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाती है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि इसमें से कब जो है यह उपधारणा नहीं की जाएगी। तो दहेज मृत्यु की उपधारणा के संदर्भ में जब हम 113 बी को देखते हैं तो उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी, अर्थात उसका जो है क्रूरता का शिकार हुई थी पीड़िता अपने पति के द्वारा या उसके संबंधियों के द्वारा। ऐसा जो है विवाह के 7 वर्ष के भीतर किया गया था, तो यह भी सही है। ऐसी क्रूरता या परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए की गई थी, तो यह सारी जो कंडीशन है तीनों, अगर ऐसा होता है तो वहाँ उपधारणा की जाएगी कि वह जो है दहेज हत्या कारित की गई है। लेकिन जो चौथा है कि पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, यह दहेज हत्या की उपधारणा के लिए यह आवश्यक शर्त नहीं है। और यह जो परिभाषा यह तीनों खंड की दी गई है, या आप आईपीसी की धारा 304 बी पढ़ेंगे तो उससे यह जो है स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभियुक्त जिसको आईपीसी की धारा 302 और 304 बी के अधीन अधिरोपित किया गया था, अर्थात एक व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 302 अर्थात हत्या के लिए और 304 बी दहेज हत्या के लिए आरोपित किया गया था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया और वह जो है 302 अर्थात हत्या के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या एविडेंस एक्ट के तहत वह जो दहेज हत्या का उपधारणा है, क्या वह भी स्वतः खंडित हो जाएगी, क्योंकि हत्या के अपराध से उसको दोषमुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर उसको भले हत्या के अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है, लेकिन उसको दहेज हत्या के अपराध से उसको उन्मोचित नहीं कर दिया जाएगा और जो उपधारणा है वह खंडित नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोरी के तत्काल बाद अ के कब्जे में माल पाया जाता है, तो यहाँ पर न्यायालय क्या अवधारणा कर सकेगा? यह जो प्रश्न है यह सबसे पहले आप जान जाइए कि 114 जो है इससे संबंधित है धारा। तो धारा 114 के अंतर्गत जो इसका दृष्टांत क है इसी पर यह आधारित है। तो अगर एक व्यक्ति है उसके पास से चोरी के तत्काल बाद जो उसके पास से वह चोरी वाला माल पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो न्यायालय है वह उपधारणा कर सकेगा। तो यह उपधारणा कर सकेगा कि चोर था या चुराया हुआ माल पाने का जो है वह शासक जो है चुराया हुआ माल प्राप्त किया था। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन मामलों में न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है, पूछा है। तो यहाँ पर मे प्रिज्यूम की बात की गई है। तो पहला विकल्प देखते हैं कि चुराए हुए माल पर जिस व्यक्ति का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, वह या तो चोर है या माल को चुराया हुआ जानते हुए भी उसने प्राप्त किया है। यह बिल्कुल सही है। जो 114 का जो दृष्टांत क है इस पर आधारित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृष्टांत है। यहाँ से आपको मेंस में कई बार प्रश्न पूछने को मिलेगा। दूसरा है कि सह अपराधी जो है वह विश्वसनीयता के अयोग्य हैं जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उनकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तो यह भी सही है। और यह जो दृष्टांत है धारा 114 का दृष्टांत ख इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप सह अपराधी को पढ़ेंगे धारा 133 को, तो उसके अंतर्गत जब तक आप इस जो दृष्टांत है इसका उल्लेख नहीं करते हैं, तब तक वो जो प्रश्न है वो आपको पूरा ही नहीं माना जाता। इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो दोनों विकल्प हैं यह सही हैं। इसके बाद आता है कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं, ऐसी अवधारणा की जा सकेगी। तो यह भी सही है और इस प्रकार से ये जो सभी जो कथन है वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या ऐसी महिला ने मैथुन के लिए अपनी सहमति दिया था
और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यायालय क्या अवधारणा कर सकेगा? तो यह जो प्रश्न है यह धारा 114 ए अर्थात 114 क से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो आपको यह शब्द जो है उपधारणा करेगा, इसको आपको पकड़ना है और यह ध्यान रखना है। तो 114 ए और इसको जो है जोड़ा कब गया है? तो 1983 में और संशोधन किया गया है 2013 में। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए किस निर्णय के बाद जोड़ी गई? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है बहुत महत्वपूर्ण केस था और इसी केस की वजह से निर्भया का मामला था, उसके बाद बहुत सारे जो संशोधन हुए, हेर फेर हुए दंडिक विधियों में, उसी प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण केस था तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसे मथुरा बलात्संग केस के नाम से भी जाना जाता है और इसी केस के बाद यह जो धारा है 114 ए इसको जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 1983 में इसको जोड़ा गया था। अब तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यह 1979 का मामला था। इसे मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया है कि तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है यह प्रावधान किया गया कि अभियुक्त यदि सहमति साबित नहीं कर पाए तब उसे दंडित किया जा सकेगा। इसमें सबूत का भार अभियुक्त पर होता है कि वह साबित करे कि जो पीड़िता है उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी सहमति दी थी, अन्यथा यहाँ पर न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हमने देखा कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में अपराध न किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, न कि अभियोजन पर? अर्थात अगर कोई अपराध होता है तो वहां पर यह उदाहरण कर ली जाएगी कि ऐसा जो अपराध है वह अभियुक्त ने ही किया है, उसको अभियोजन को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अमूमन क्या होता है कि अगर हमने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है तो ऐसी स्थिति में हमने अभियोजन जो है उसके खिलाफ ले आया है तो उसके अपराधों को साबित करने का भार हमारे ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा करता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है तो वही उसको साबित करेगा कि नहीं साहब यह अपराध हमने नहीं किया है। तो यह कुछ ही अपराध होते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि वह कौन कौन से अपराध हैं। तो यह अपराध है धारा 111 क, धारा 113 क, धारा 113 ख और धारा 114 क। अगर इन चार धाराओं के अधीन कोई अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में सबूत का जो भार होगा वह अभियुक्त पर होगा कि वह यह स्पष्ट करे, वह साबित करे कि उसने जो है वह अपराध नहीं किया था। अब हम देख लेंगे कि इसके धाराओं के अंतर्गत जो प्रावधान है वह क्या क्या है। तो 111 क के अंतर्गत है कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा की जाती है। तो कुछ अपधारण हमने देखा था कि वह आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्रों हैं उन्हीं पर वह लागू होती है। अर्थात वहां पर अभियुक्त को मान लिया जाता है कि उसने दंगा में भाग लिया था और दंगा को दबाने वाले जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनके ऊपर आक्रमण किया था। धारा 113 क क्या कहता है कि किसी विवाहिता स्त्री के अगर आत्महत्या कर ली है तो उसको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण किए जाने की जो उपधारणा होती है और ऐसी स्थिति में जो पति है या पति के नातेदार हैं उनको यह साबित करना होगा कि वह जो है अपराध उनके द्वारा नहीं किया गया था। तीसरा है धारा 113 है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। तो यहाँ भी जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको साबित करना होगा कि उसने जो है दहेज मृत्यु कारित नहीं की है और बाकी न्यायालय जो है वह उपधारणा कर लेगा कि उसी ने किया है। और चौथा है धारा 114 क। तो 114 क के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि अगर लैंगिक अपराध किया जाता है और वहां पर जो महिला है वह कहती है कि उसने जो है सहमति नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको यह साबित करना होगा कि उसने सहमति दी है। तो यह जो प्रावधान है ये चारों धाराओं के अंतर्गत यही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित जो उपबंध है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो विबंध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके केस लॉ बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको हम विस्तार से देखेंगे, एक एक महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं हमसे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें और देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि विबंध से संबंधित जो प्रावधान है वह धारा 115 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 किस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है पीकार्ड बनाम सीयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसी केस में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसी सिद्धांत पर आधारित है धारा 115। अब पीकार्ड बनाम सीयर्स का जो मामला था इसमें डिसीजन क्या दिया गया था?
इसमें न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा जानबूझकर यह विश्वास कराता है कि एक वस्तु स्थिति सही है, अर्थात कोई बात सही है, और उसे उस विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसको फुसला लेता है, तो बाद में जब वह व्यक्ति वह कार्य कर लेता है या अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो फुसलाने वाला व्यक्ति है, वह यह नहीं कह सकता कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति या वस्तु में थी, अर्थात उस बात से वह मुकर नहीं सकता। यही निर्णय जो है पीकर्स बनाम सीयर्स के केस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध किया गया है? तो आपको अध्याय जैसे हमने बीच में बताते रहते हैं कि कुछ अध्याय जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट हैं और याद ही रखना चाहिए, और खास करके एविडेंस एक्ट में तो 11 ही अध्याय हैं, तो आपको लगभग सभी अध्याय जो है बाकायदा याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आसान तो लगता है, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो टफ है। तो अध्याय अगर पूछा जा रहा है तो अध्याय 8 जो है इसके अंतर्गत जो है साक्ष्य विबंध से संबंधित प्रावधान दिया गया है, और अगर धारा पूछ लेता है तो धारा 115 से लेके 117 तक की जो है प्रावधान, यह जो है विबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है विबंध का सिद्धांत, यह क्या है? तो यह जो है साक्ष्य का नियम है। आपको हमेशा इक्विटी और अर्थात साम्य और साक्ष्य, इनमें अगर कंफ्यूजन हो तो आपको विकल्प देखना है। अगर साक्ष्य का नियम नहीं दिया है तो आप इक्विटी लगा सकते हैं, लेकिन जो विबंध का नियम है वह साक्ष्य का नियम है, और साक्ष्य का नियम इसलिए है क्योंकि 115 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित जो प्रावधान है वह किन धाराओं के अंतर्गत दिए गए हैं? तो हमने देखा अध्याय 8 के अंतर्गत और धारा 115 से लेकर 117 के बीच में। नेक्स्ट है विबंध का सिद्धांत किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? तो यह भी महत्वपूर्ण है, क्या यह आपराधिक मामलों में होता है या सिविल मामलों में या दोनों मामलों में? तो यह जो है केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 7वां पार्ट समाप्त किया और कुल 350 प्रश्नों को हल किया। अभी विबंध के ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और वहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे जो केस लॉ हैं उनको देखेंगे, क्योंकि केस से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको हम हल करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे अन्य चैनल पर आपको अन्य विषयों से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, और जो भी लॉ हैं, उत्तर प्रदेश, पीसीएसजे, बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों के जो सिलेबस हैं उससे संबंधित एमसीक्यूज के वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको देखिए, हल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तब तक चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।